अनेकों हज़ारों की संख्या में नए दलों से भी दूसरे दलों के लोग बीजेपी से जुड़े हैं। जी। तो जीत ही आधार होती है और जीतने वाले व्यक्ति को ही हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। ऑपोज़िशन उन मुद्दों को निकाल कर ला रहा है, जिन मुद्दों पर उनको चाह के भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अंकिता भंडारी के नाम पर 4 चुनाव हो चुके हैं, जी। चारों चुनाव हम जीते हैं। कई बातें ऐसी भी होती हैं कि बोला किस भाव से जाता है और सोशल मीडिया में उसको किस दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। उसमें उसको चटकारे वाली चीज़ें चाहिए। मनमानी करना राजाओं के नेचर का अंग रहता है। बयानी जी को हमने वो सारे मंत्र बताए हैं जी। कि चुनाव जीतने के लिए तुमको किन-किन किस-किस तरीके से आप क्षेत्र में काम करना चाहिए। जी। शतरंज, सियासत के संग, सियासत के रंग। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। भट्ट नमस्ते जी, आपका अनु जी, स्वागत है धन्यवाद। इस खास पेशकश में जो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से राजनीतिक गलियारे की जो खबरें हैं उन पे आधारित है। जी, जी। सबसे पहला तो सवाल आपसे पूछेंगे, चूंकि अब अगले साल अपने राज्य में चुनाव होना है, तो क्या तैयारियां हैं चुनाव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है, वो कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ती है। जी। और हमने जो पहला काम किया है, जब से मैंने दोबारा अध्यक्ष बना, मैंने अपनी टीम को नीचे तक बनाने का प्रयास किया। और मुझे कहते खुशी है कि हमारे लगभग सारे बूथ के अध्यक्ष हमने घोषित कर दिए। 12,500 करीब बूथ इस समय पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पास हैं। उनके बूथ अध्यक्ष, बूथ पर बूथ के पालक, PLA2 और बाद में बूथ की टीम अभी बनने में समय है, लेकिन 11 लोगों की टोली हमारी प्रत्येक बूथ पर बनती है। उसके अलावा 3,000 हमारे शक्ति केंद्र हैं। शक्ति केंद्र के संयोजक, सह-संयोजक हमारे खुद नियुक्त हो चुके हैं। जी। हमारे 7 मोर्चे हैं। सातों मोर्चों के हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो बने हैं, उसके बाद मंडल और जिले तक हमने बना दिए हैं। प्रकोष्ठों का गठन हमारा 7 मार्च तक हम लोग कर देंगे। तो संगठनात्मक रूप से पार्टी का जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप को बनाने का हमने काम किया। दूसरा होता है कार्यकर्ताओं का जो नया टीम बनती है उनको ट्रेनिंग देना। जी। तो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी हमारी गढ़वाल और कुआं मंडल की दोनों जगह की कार्यशाला हमने कर दी है, जो ट्रेनिंग लेने जाएँगे। 7 विषय रहेंगे और पहली बार मंडल स्तर का भी ट्रेनिंग हमारा एक रात्रि विश्राम का होगा। जी। तो 304 मंडल है। सभी मंडलों के लिए हमने ट्रेनिंग की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। 7 मार्च से 14 अप्रैल तक, अम्बेडकर जी की जयंती तक ये हमारे ट्रेनिंग के कैंप चलेंगे और कार्यकर्ता वैचारिक रूप से, संगठनात्मक रूप से मजबूत हो जाए और बूथ प्रबंधन उसके नीतिगत निर्णयों में समाहित हो जाए, उस आधार की ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। तो नहीं भट्ट इसका जी, ये तो क्या आपकी ज़मीनी तैयारी हो गई। आपने ज़मीन पे बहुत मजबूती के साथ अपनी जड़ें मजबूत कर दी हैं और भाजपा का चूँकि संगठनात्मक ढाँचा भी पहले से है प्रदेश में। लेकिन जो चेहरे होंगे, सुना इस बार पार्टी परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रख के कुछ चेहरों को छोड़ेगी, कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। कुछ इस तरीके भी है कि ये विधायकों के परफ़ॉर्मेंस ज़रूर इस बार। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत को आधार मानती है। इतना बड़ा संगठन है, अनेकों हज़ारों की संख्या में नए दलों से भी दूसरे दलों के लोग बीजेपी से जुड़े हैं। जी। तो हमने क्योंकि कार्यकर्ता जो हमारे 47 विधानसभा में जीते हुए हैं, 23 में हम जीत नहीं पाए थे, तो पहले तो हमने 23 विधानसभाओं को केंद्रित किया है। 23 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने वहाँ पर भी निचले स्तर से सर्वे का काम प्रारंभ किया है। हम 5 सर्वे इस रूप में कराएँगे। 1 सर्वे हमारा हो चुका है, 2 सर्वे हम अभी मार्च महीने में 1 सर्वे करेंगे और फिर अक्टूबर-नवंबर में तीसरा सर्वे हम लोग स्टेट लेवल का कराएँगे। लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी हमारी जो केंद्रीय टोली है पार्टी की, वो भी विधानसभा स्तर के जो हम पैनल भेजेंगे जी। नामों के, उनका सर्वे वो लोग भी कराते हैं। तो जीत ही आधार होती है और जीतने वाले व्यक्ति को ही हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। इसलिए हमने कहा है कि हमारे महापौर हैं, नगर निगम के और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, हमारे दायित्वधारी हैं। हमने कहा है ये सब कार्यकर्ता इस बार पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर इनमें कोई जीत का आधार वाला कार्यकर्ता कोई ध्यान आता है और हम सीट को उसी व्यक्ति द्वारा उसको चेहरे के रूप में जीत हमको प्राप्त हो सकती है, तो हमें उसको प्रत्याशी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अभी सबका प्रत्याशी कमल का फूल है और हमने सबको सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जो भी पार्टी का चेहरा घोषित होगा उसको जिताने के लिए हम लोग सबसे आग्रह भी कर रहे हैं और इस दिशा में काम भी आगे बढ़ रहा है। सरकार आपकी 2 बार से लगातार प्रदेश में है, तो कहीं से आपको ये नहीं लगता कहीं कुछ सत्ता विरोधी लहर भी है या कुछ इस तरीके की जो बातें या मुद्दे जो उठते आए हैं?
देखिए, ये ठीक है कि 10 वर्ष के बाद एंटी इनकम्बेंसी का कुछ स्वरूप दिखाई देने का एक वातावरण रहता है। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अभी तक हम जिस भी क्षेत्र में हमने जो काम किया उसमें जनता का समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। पिछले दिनों के जो भी चुनाव हुए, जी, वो हमने विकास के इन मुद्दों के आधार पर ही लड़े। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप के विषय को लेकर भी जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उसको भी जनता का एक समर्थन प्राप्त हुआ है। विकास योजनाओं की मैं बात करूँ तो गाँव, दूर-दराज के गाँवों तक अगर सड़क पहुँची है, हर घर में बिजली पहुँची है, गैस का चूल्हा हर घर में है, हर घर में पेयजल गया है, तो ये सारे विषय विकास के द्योतक होते हैं। यही कारण है कि अपोज़िशन आज विकास के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अपोज़िशन उन मुद्दों को निकाल कर ला रहा है, जिन मुद्दों पर उनको चाह के भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। खासतौर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब नकल अध्यादेश आ जाता है, जी। नकल अध्यादेश आने के बाद और जब एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े कानून को भी तोड़ने का चक्र चल के और नकल कराने की कोशिश की जाती है, तो आज वो सलाखों के अंदर है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उठता है कि सभी लोग कहते हैं और आप भी हमको लगता है मानते होंगे कि मजबूत विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए और आप बीच-बीच में सलाह भी उनको देते हैं। नहीं, लोकतंत्र में मैं इस बात को मानता हूँ विपक्ष नहीं होता है, तो फिर विषय निकल कर नहीं आते। जन समस्याओं के लिए विपक्ष को भी भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, उत्तराखंड के अंदर जन मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन ही नहीं है। जी, आंदोलन हो रहा है तो अंकिता भंडारी के नाम पर हो रहा है। जी, अंकिता भंडारी के नाम पर 4 चुनाव हो चुके हैं, जी, चारों चुनाव हम जीते हैं। चाहे केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और अभी नगर निगम के चुनाव हो। जी, तो आप उस विषय को जिस विषय को जनता मान चुकी है कि बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी बाहर घूम नहीं सकता है, जी, उस विषय को उठाकर बार-बार केवल भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। आज अगर किसी गाँव की अलग सड़क नहीं है और कांग्रेस उसके लिए आंदोलन करे तो समझ में बात आती है। जी, किसी गाँव में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसकी बात करें तो समझ में बात आती है। लेकिन इस प्रकार के विषय उठाकर फिर एक किसी विधायक के द्वारा कोई घटना घटित हो जाती है। हम तो अपने विधायक को डाँटते हैं, समझाते हैं, माफ़ी मँगवाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने प्रयास किया कि उनके विधायकों ने अधिकारियों के घर में जाकर तोड़-फोड़ की हो, आईएएस को मारने का काम किया हो, किसी विधायक ने क्षमा माँगी हो या कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने उसकी गुनाह के लिए क्षमा याचना की हो। तो ये मुद्दे केवल एक लोगों को गुमराह करने के मुद्दों के रूप में इसको मानता हूँ जो कांग्रेस उठा रही है। जन सामान्य की समस्याओं के मुद्दे पे आज भी कांग्रेस वंचित है। पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ सांसद भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें विधायक भी शामिल हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं उनके बयान जो हैं, वो न्यूज़ की सुर्खियाँ बनते हैं और असहज पार्टी महसूस करती है। इसके लिए देखिए, क्या कई बार हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जब दल बड़ा होता है, तो सबके मन में कुछ प्रश्न होते हैं। जी, लेकिन इतना हम ज़रूर कहते हैं उन प्रश्नों को किस स्थान पर उठाना चाहिए, कहाँ उन प्रश्नों को रखना चाहिए, जी, उसका एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। जी, लेकिन पिछले दिनों ये घटनाएँ जब हुई, तो मैंने निश्चित रूप से स्वयं संज्ञान लिया और मैंने सबसे बातचीत भी की है और इस पर किसी भी प्रकार की ऐसी बयानबाज़ी जब सामने मुझसे मिलते हैं या माननीय मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा होती है, तो फिर समाधान निकलता है। लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं कि बोला किस भाव से जाता है और सोशल मीडिया में उसको किस दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, छोटा राज्य है, छोटे राज्य में जो आज सोशल मीडिया का जो तंत्र बन गया है, उसमें उसको चटकारे वाली चीज़ें चाहिए और अब जब से एआई आया है, तब से कौन-सी बात कहाँ जोड़ के बुलवा दी जाए, इसका भी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा ऐसा इसलिए तो नहीं कि बहुत लंबे समय से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, दायित्व नहीं बँटे, तो ये एक दायित्व एक एक जो है गुट या दूसरे समर्थक जो दूसरे नेताओं देखिए के हैं, ऐसा नहीं कि उनको लग रहा है दायित्व कि नहीं समय बीतता जा रहा है और अब चुनाव का समय आ जाएगा तो कब कैसे नहीं, क्या नहीं होगा? देखिए ऐसा है दायित्व तो हमारे 70 हमने पहले हमने दे दिए हैं। जी, अभी एक सूची हमारी और केंद्र को गई है। जी, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर सूची फाइनल होके आ जाएगी। जी, तो दायित्वधारी कार्यकर्ता का वो अधिकार है। भई जो दायित्व खाली हैं सरकार में जिनमें जिनमें कार्यकर्ता ने आना ही आना है, वो स्थान हम क्यों नहीं भरेंगे? वो सब उनको हम देंगे। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी रुका हुआ है। ये चर्चा आई थी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विस्तार एक साथ होगा। तो मुझे लगता है कि मार्च में एक संभावना रहेगी क्योंकि अब चुनाव वर्ष है तो जितनी जल्दी हो जाए ऐसी अपेक्षा हम भी करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व इस पर डिसीज़न लेगा और अच्छा होगा क्योंकि 5 सीटें खाली हैं, वो भर जाती हैं तो हमारे 5 विधायकों को और सम्मान मिलेगा। उससे भी एक उत्साह का वातावरण राज्य के अंदर दिखाई देगा। अच्छा एक चीज़ आपके बयान एक पढ़ रहा था कहीं पे आया था कि जिन लोगों को दायित्व दिया जाएगा शायद उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, ऐसा नहीं, भी नहीं कुछ है? मैंने बोला अभी आप पहले मैंने कहा जी, पार्टी का नीतिगत निर्णय है, जिनको हमने दायित्व दिया है
ये जो नगर निगम में, नगर पालिकाओं में ये जो हमारे चेयरमैन बने हैं, तो इनका जो लक्ष्य है वो पार्टी को चुनाव जिताना है। लेकिन जीत ही चुनाव का आधार है। अगर पार्टी चाहेगी इनमें से किसी को लड़ा सकती है, लेकिन अभी इसमें दावेदारी करना और अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न करना, क्योंकि 47 जगह तो हमारे विधायक हैं, तो ये टिकट मांगकर विवाद की स्थिति उत्पन्न करने पर ब्रेक लगना चाहिए। ये पार्टी के नीतिगत निर्णय हमने लिया है। इसलिए हमने कहा कि जितने भी, चूंकि सरकार ने सम्मान दिया है, आज राज्य मंत्री के दर्जे पर है, नगर निगम का महापौर है, तो 4-5 विधायक हैं, उनके ऊपर एक महापौर होता है। तो ये निर्वाचित व्यक्ति हैं, इसलिए निर्वाचित व्यक्ति के साथ साथ दायित्वधारी जो है, इनको हमने चुनाव जिताने के काम पर लगाया है। इनके काम को जो पार्टी जिस फेस को लाएगी, निशान तो सबको पता है, कमल का फूल है, प्रत्याशी तो घोषित रहता है हमारा, व्यक्ति चेहरा निश्चित रूप से बाद में आता है। जब वो चेहरा आएगा उसको जिताने के लिए सब लोग काम करेंगे। ये हमने नीतिगत निर्णय के आधार पर इस बात को बोला है। अभी आपके एक विधायक थे जिन्होंने एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की, उसमें आपने एक्शन भी लिया और कड़ाई के साथ उन्होंने बाद में क्षमा भी मांगी। पूर्व विधायक से और आप मिलके आए जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हाल फिलहाल वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, तो उनके घर जाने का क्या मसला था इसका? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। हमारी ऋषिकेश में कार्यशाला थी जी, प्रशिक्षण वर्ग की, उसमें रानी दिव्यानी को भी आना था। रानी दिव्यानी आई नहीं, तो मैं देहरादून से जब ऋषिकेश से देहरादून आ रहा था जी, तो रिश्वनाथ पुलकवा का फोन आया कि भाई साहब मैं पहुंच नहीं पाई, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैंने, बहन जी क्या हुआ? स्वास्थ्य पूछना मेरा कर्तव्य बनता है अध्यक्ष के नाते। कह रहे नहीं, बहुत तबीयत खराब है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो मैं उनके घर पर गया। तो अपने कार्यकर्ता का स्वास्थ्य जानना ये भी प्रदेश अध्यक्ष का एक कर्तव्य है। ठीक है, चैंपियन साहब भी मिले, बातचीत हुई, उनको भी दिशा हमने सकारात्मक दी होगी कि हमको किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि पार्टी जो आपकी पार्टी जो है, हाँ, कौन सी बात बोलनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, कौन सी बात बोलनी चाहिए, आजकल के सोशल मीडिया में किन बातों से बचना चाहिए, इन सब बातों की मैंने चर्चा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने दिन तक उन पर असर रहेगा, राजा के दृष्टिकोण के व्यक्ति होते हैं, मनमानी करना राजाओं के नेचर का अंग रहता है, लेकिन तो भी उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं आपकी बात पर विचार करूंगा। नहीं, लेकिन पार्टी का जो एक अपना नियम कानून है उस तरीके, पार्टी के नियम कानून के बारे में उनको बताया है जी। और क्योंकि अभी तो हम दिव्यानी से बात कर रहे हैं ना जी, हमारी कैंडिडेट दिव्यानी रही हैं जी, क्योंकि पहले तो हमारे एक बार विधायक बीजेपी से रहे हैं जी, लेकिन कैंडिडेट तो हमारी दिव्यानी जी थी जी। तो दिव्यानी जी को हमने वो सारे मंत्र बताए हैं कि चुनाव जीतने के लिए तुमको किस तरीके से आप क्षेत्र में काम करना चाहिए जी। एक आखिरी सवाल लेंगे, अगर महेंद्र भट्ट राजनेता ना होते तो क्या होते? मैं संघ का विस्तारक होता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता। मैं विद्यार्थी परिषद का होल टाइमर कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं लगातार 4 वर्षों तक उत्तरकाशी टिहरी मेरा केंद्र रहा है। मैंने विद्यार्थी परिषद काम को खड़ा किया है और बहुत से कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आता तो निश्चित रूप से मैं संघ के प्रचारक के रूप में होता। ये थे हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी। बहुत अच्छे ढंग से जो सवाल पूछे उनका बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।